गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है परमाणु, एटम। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन, डिटेल से पढ़ेंगे। परमाणु क्या है, इसके किस किस ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, इसके बारे में वो सब पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसने कहा था परमाणु कि ये परमाणु है, ये किसने जाना था? ये थे कणाद, महर्षि कणाद। ये भारतीय थे, भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कोई भी पदार्थ है उसको विभाजित करते जाते, लगातार विभाजित करते जाते, लगातार करते जाते, फिर लास्ट में एक ऐसा कण आ जाता है जिसको और विभाजित नहीं किया जाता, जो अविभाज्य कण होता है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु। क्या नाम दे दिया? ये परमाणु है, इन्होंने बोला था। ये किसने बोला था? सबसे पहले महर्षि कणाद ने बोला था। फिर उनके बाद में दो ये वैज्ञानिक आते हैं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने एटम नाम दिया। क्या दिया? एटम नाम दिया, जो कि ग्रीक भाषा के एटोमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसको और काटा नहीं जा सके। ये किसने दिया था? एटम्स नाम किसने दिया था? ये डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इनको नाम दिया था। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये लिया गया ग्रीक भाषा से। और जिसका अर्थ क्या होता है? एटोमिया का अर्थ क्या होता है? जिसको और नहीं काटा जा सकता, वो होता है परमाणु। क्योंकि उसका और टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको परमाणु बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है एटोमिया का, जिसको और नहीं विभाजित किया जा सकता। फिर नेक्स्ट आते, ये जो विचार थे ना, ये केवल दार्शनिक थे, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, ये केवल दार्शनिक थे। फिर प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिए गए। ये जो क्या थे? ये केवल दार्शनिक थे, इतनी देर थे। तो जो अब जो आ रहे हैं वो क्या है? प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आ रहे हैं। सबसे पहले किसका आ रहा है? किसने दिया था? सबसे पहले जो प्रायोगिक आधार पर दिया था वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने कब दिया था? 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो जो कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब और इन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में? कि एक तत्व होता है, कोई भी तत्व ले लो, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी जो परमाणु होते हैं ना, इसके जो परमाणु वो सारे के सारे क्या है? एक जैसे, समान आकार के, समान भार के, समान आवेश के और समान रासायनिक गुणधर्मों के। और इसके समान आकार के, समान रासायनिक गुणधर्म के, समान आवेश के। लेकिन इन दोनों के अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे, उनके आकार, आवेश, भार और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इन परमाणुओं को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये डाल्टन ने कहा था। उनको केवल पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इनको अगर जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या परमाणु में चेंज होगा? परमाणु बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। केवल क्या होगा? पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगे। ना तो उनको घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पुनर्व्यवस्थित। ये किसने कहा था? ये कहा था डाल्टन ने। फिर क्या? यौगिक। दो अलग अलग तत्व जुड़ के क्या बना रहे? यौगिक। जो समान अनुपात कैसा होना चाहिए? समान अनुपात होना चाहिए। तो उसमें जुड़कर ये क्या बना रहे? यौगिक बना रहे। तो ये किसने किया था? ये सब कहा था डाल्टन ने। लेकिन ये बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया था, तो इसके बाद में इसको केवल ये ऐतिहासिक बन के रह गया, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं रहा। लेकिन इसके आधार पे जो आने वाले प्रयोग थे ना, उनकी नींव इसी पे रखी गई। जो डाल्टन सिद्धांत है, इसके आधार पर जो आने वाले प्रयोग थे उनकी नींव रखी गई। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में और छोटे छोटे कण मिल गए। पहले तो ये बोल रहे थे कि इसको और विभाजित नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा कण है। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? और कण मिल गए परमाणु में। ये परमाणु है, इसमें
इनको और छोटे छोटे कण मिल गए, ये और छोटे छोटे कण मिल गए। ये कब आया? 19वीं शताब्दी में आया कि इसमें और छोटे छोटे कण है, इसको अपन विभाजित कर सकते हैं। वो कितने कण है? 3 कण। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके आधार पर अपन इसको विभाजित कर सकते हैं, परमाणु को भी और विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर इनकी खोज किसने की? किसकी खोज किसने की? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक अपन निर्वात नलिका लेते हैं जिसमें उच्च वोल्टता का उच्च वोल्टता का विभव प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होती है? ये जो कैथोड है ये एनोड की तरफ सीधी गति करता है, सीधी लाइन में गति करता है, जिसके कारण निष्कर्ष ये निकाला गया कि ये एनोड की तरफ जा रहा है, ये ऋणावेशित कण है, और ये ऋणावेशित कण है और एक द्रव्य के रूप में। ये किरणें क्या है? एक द्रव्य के रूप में और सीधी रेखा में प्रभावित हो रही है, और ये चुंबक और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है, और जिस भी गैस से गुजरती है उसको आयनित कर देती है। ये सब क्या थे? कैथोड के लक्षण थे। तो इन कैथोड किरणों को क्या नाम दिया गया? इन कैथोड किरणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन, इस नलिका से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। किसने थी? जे थॉमसन ने। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या लिया था इन्होंने? न्यूट्रॉन में एक नली ली थी जिसमें क्या लगा था? छिद्रित कैथोड। क्या लगा था? छिद्रित कैथोड लगा था, जिससे क्या हो रहा था? ये इधर निकल रहा था इससे, कैथोड से, और ये भी क्या कर रहा था? सीधी रेखा में गमन कर रहा था। उसमें भी विद्युत प्रभावित किया गया था, और ये भी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो रही थी, लेकिन ये एनोड से कैथोड की ओर प्रभावित हो रही थी। तो इनको क्या नाम दिया कि ये धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण है। धनावेशित कण है। इनको क्या कहा गया कि ये धनावेशित कण है, और धनावेशित कणों को क्या कह दिया? प्रोटॉन। क्या कह दिया? कि ये प्रोटॉन है। फिर आता है न्यूट्रॉन। ऐसे प्रोटॉन की खोज की। किसने की थी प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। और उनको कौन सी किरणें नाम दिया गया? एनोड कण। क्या बोला गया? एनोड कण। और उनको इलेक्ट्रॉन को कैथोड कण। ये फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज इन दोनों के बहुत बाद में की गई। जब द्रव्यमान निकाला तो इनके दोनों के योग से ज़्यादा आ रहा था। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योग से भी ज़्यादा आ रहा था द्रव्यमान। तो फिर पता किया, रदरफोर्ड ने बताया कि इसमें एक कण और विद्यमान है जो उसका पता नहीं लग रहा, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं है। तो फिर जे थॉमसन ने उसकी जेम्स चैडविक ने खोज के निकाला कि जिस पे एक कण है जिस पे कोई आवेश नहीं है, उसको क्या बोला? उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। दिया किसने था? किसने खोजा था? जेम्स चैडविक ने। पता कैसे चला कि इसमें और कण है? जब इनका द्रव्यमान निकाला जो दोनों के योग से ज़्यादा आ रहा था, तो कि इसका योग से भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसमें कुछ और है, तो उसका पता नहीं चल रहा था। रदरफोर्ड ने बोला कि इसमें है एक कण,
लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं है, उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। तो जेम्स चैडविक आए, उन्होंने उसकी खोज की और उसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। तो ये अपने तीनों इनकी खोज हुई इस तरह से। फिर आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? इन्होंने मतलब जो मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक जो संरचना थी उसको बना के बताया था, और परमाणु का आकार इन्होंने कितना बताया था? 10⁻⁻10 मीटर बताया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था पलम-पुंडिक सिद्धांत। पलम-पुंडिक सिद्धांत क्या है? इन्होंने इसको तो नाम दिया पुंडिंग, और इनको नाम दिया प्लम, कि एक पुंडिक है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको प्लम नाम दिया। उन्होंने इसकी तुलना किस किस से की थी? तरबूज से, तरबूज से भी की थी, कि तरबूज में जो रेड भाग है वो तो क्या है? पुंडिंग, और जो बीज है, जो ये बीज है वो क्या है? प्लम। और इसको क्रिसमस केक के रूप में भी देखा जाता है। जापान में जो केक बनता था उसमें क्या, जो ये बीच में जो ये लगाए हुए थे वो थे किशमिश। ये क्या थे? किशमिश थे। तो इनको तो क्या बोला? प्लम। क्या बोलते थे वहाँ के लोग? उसके आधार पे इसका नाम प्लम पुंडिंग दिया गया। और जो ये बाहर का जो था वो पुंडिंग, वो किससे बना होता था? वो अनाज से बना होता था, और मीठा भी नहीं होता था। उस टाइम शुगर के भाव बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम यूज़ नहीं करते थे, केवल बिना शुगर के होता था। उसमें किशमिश डालते थे। तो इसको क्या नाम दिए गए? जो किशमिश होते थे, जो वहाँ पे जो ये केक बनता था उसमें, इसको प्लम बोलते थे जो किशमिश थे, और जो बाहर का था उसको पुंडिंग बोलते थे, जो किससे बना होता था? अनाज से बना होता था। फिर इसको बूंदी के लड्डू के रूप में भी देखते हैं। बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू में जैसे ये बूंदी है और फिर ये पूरा ये लड्डू बन गया, ये बूंदी दिख रही है, वो क्या है? प्लम। क्या है? प्लम। प्लम यानी इलेक्ट्रॉन, और ये पुंडिंग जो क्या है? परमाणु। इस तरह से ये बताया गया था। क्या बताया था? थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था इस तरह से। और इसको प्लम पुंडिंग नाम क्यों दिया गया? वो इस वजह से इसको प्लम पुंडिंग नाम दिया गया, जो वहाँ जापान में जो केक बनता था, जो बाहर का स्ट्रक्चर था उसको पुंडिंग बोलते थे, और जो अंदर किशमिश थे उनको प्लम बोलते थे। उसके आधार पर इसका नाम पड़ा प्लम पुंडिंग। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन ये बहुत सारे तत्वों की ये भी व्याख्या नहीं कर सका। इसके बाद में आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। इन्होंने दिया। इनके बाद में कौन आया? थॉमसन के बाद में आए रदरफोर्ड। इन्होंने कब दिया? रदरफोर्ड का था नाभिकीय परमाणु मॉडल। इन्होंने कब दिया? 1911 में दिया। इनका क्या था? नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या था? इन्होंने एक सोने की पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पन्नी ली, और उस पे एल्फा कणों की बौछार करवाई, और ये चारों तरफ से आवृत थी। जो ये पन्नी थी वो चारों तरफ से आवृत थी। किससे थी? जिंक सल्फेट से। किससे थी? जिंक सल्फेट से आवृत थी। और इस पे अल्फा कणों की, इसमें केवल इतनी सी जगह थी कि ये कण जा सके, और ये पूरा चारों तरफ से आवृत था। फिर यहाँ पे जो बौछार कराएगी ये एक पुंज के रूप में करवाएगी। ये पुंज के रूप में करवाएगी। देखा गया कि अधिकतर जो कण थे, जो किरणें थी, वो सीधी निकल गई, सीधी की सीधी निकल गई। कुछ किरणें 90 डिग्री पे वापस आई टकरा के, कुछ किरणें 120 डिग्री पे आई,
और 20,000 में से एक किरण ऐसी थी जो 180 डिग्री के ऊपर टकरा के आई। इतने में से 20,000 कणों में से एक किरण ऐसी थी जो 180 डिग्री के ऊपर टकरा के वापस आई। इससे क्या नाभिकीय, क्या है ये? नाभिकीय परमाणु मॉडल है। क्या है? नाभिकीय परमाणु मॉडल है। इससे ज्ञात होता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ है। इस आधार पे ये परमाणु इसका दिया गया था। क्या दिया गया था? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल दिया गया था कि इसके मतलब बाकी चारों तरफ से क्या है, ये खोखला है, लेकिन इसके अंदर बीच में कुछ है। फिर आता है अपना, ये था इसका क्या था? नाभिकीय मॉडल था। किसका था? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था। इसने कहा अधिकांश भाग तो इसका खोखला है, लेकिन इसका जो बीच वाला भाग है उसमें कुछ है, जिसका आकार इन्होंने कितना बताया था? नाभिक का आकार कितना बताया था इन्होंने? 10⁻⁻15। क्योंकि ये बाहर से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका नाभिक बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसके अंदर कुछ है जो बहुत ही छोटा है। कितना है? 10⁻15 मीटर है इसका जो नाभिक का आकार है वो। ये किसने बताया था? ये बताया था रदरफोर्ड ने। नाभिक के बारे में किसने बताया? उसका आकार किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। फिर आता है इसके बाद में बोर मॉडल। क्या आता है उसके बाद में? बोर मॉडल। क्या आता है फिर? बोर मॉडल। कब दिया गया था? 1912 में दिया गया था। इन रदरफोर्ड ने क्या बताया था? मतलब इतना ही बताया था कि ये खोखला है और ये चारों तरफ, मतलब खोखला है तो चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बीच में नाभिक है और चारों तरफ खोखले है, तो यहाँ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। पर इनकी भी कुछ कमियां रही थी। इनकी जो कुछ कमियां रही थी वो किसने सुधारी थी? बोर मॉडल ने। इसकी जो कमियां क्या थी? इन्होंने ये तो बता दिया कि इसका अधिकांश भाग है ना जो खोखला है और बीच में केवल नाभिक है, तो जो खोखला भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे, कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहे, कहाँ लगा रहे, कौन से पथ में लगा रहे। तो एक दिन ये अगर चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा नष्ट होगी और नष्ट होते होते एक दिन ये नाभिक में गिर जाएंगे, ये स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या, ये इसकी कमी थी जो किसने पूरी की? बोर ने। किसने पूरी की? बोर ने। तो बोर का सिद्धांत था किसके लिए? इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये लगा रहे हैं तो एक अक्सा, मतलब ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी जिससे ऊर्जा की कमी आएगी और लास्ट में ये नाभिक में गिर जाएंगे, इनका परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने एक सिद्धांत दिया, बोर मॉडल। क्या आया फिर? बोर मॉडल। क्या आया? बोर मॉडल। बोर मॉडल में क्या बताया गया? 1912 में दिया गया। इन्होंने क्या क्या बताया था? इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। इनको नाम दिया गया था 1 2 3 4 5। इनको नाम दिया गया था के एल एम एन ओ, ये इन्होंने नाम दिया था। किसने दिया था? ये बोर ने बताया था। वो उन्होंने तो बताया नहीं था, उन्होंने तो बोला था जो अधिकांश भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन बोर ने क्या कहा था? जो ये कक्ष है, इनको क्या बोलते हैं? कक्ष होते हैं। इन अपनी कक्ष में, ये कक्ष में अपनी चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था? बोर ने बताया था। और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है? MV_r। जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है? कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु में कोणीय संवेग होता है कितना होता है? MV_r या H/2π या इसका गुणज होता है। ये क्या है? कोणीय संवेग है एक इलेक्ट्रॉन का। M का मतलब द्रव्यमान, V का मतलब वेग और R का मतलब त्रिज्या, H क्या है? प्लैंक नियतांक है। ये किसके बारे में बताइए? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या है। ये इस तरह से अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ना कि इनकी ऊर्जा है ना, ये क्या करते हैं?
अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इलेक्ट्रॉन अगर उच्च से निम्न कक्षा में आ रहे तो क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। और अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहे हैं, निम्न से उच्च कक्षा में जा रहे हैं तो ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है। ये होती है ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित। और एक कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नहीं, बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, ये 2, 8, 18, 32 और 50 ऐसे इनका केवलमन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये है क्या, बोर मॉडल। बोर ने बताया ये किस तरह से अपनी कक्षाओं में रहते हैं। और इसकी भी एक कमी रह गई थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने केवल और केवल किसके बारे में बताया था, हाइड्रोजन के बारे में बताया था, बाकी किसी भी तत्व के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। ये इनकी कमी है। फिर आता है परमाणु की स्थिति। परमाणु की स्थिति, ये परमाणु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, एक कक्ष में इनकी संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। किससे निकालते हैं, 2n स्क्वायर से अपन इसकी निकाल सकते हैं कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ये एक कक्षा, दूसरी कक्षा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इससे जैसे कैसे पहली का निकाल लेते हैं। कितने हो जाएंगे, 2 आएंगे ना। फिर दूसरी का निकाल लेते हैं, 8। इस तरह अपन सारी के निकाल सकते हैं। एक कक्ष में अधिकतम, इस पहले में 2, 8, 18, 32, 50, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की ये रहते हैं कक्षकों में। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, कैसे निकालते हैं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 1s2, 2s2, 2p6। तो अपन देखते हैं 1s2, 2s2 कितने होने चाहिए अपने पास, 6 ही होने चाहिए ना। तो कितने हो गए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर अपन ले लेते हैं जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पे है ना, तो उसको कैसे निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p कितने लेंगे, कितना होना चाहिए अपने पास, 8 होने चाहिए ना, 2p4 हो गया। फिर 3s2 आ जाता है, फिर 3s2 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अपन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं किसी का भी। अब देखना अधिकतम कितने, 8 होते ही ये 6 हुए। अब इसमें 2p6 तक आ सकते हैं। एक क्लास में अधिकतम कितने रख सकते हैं, 6 होते, 8 होते ये कहाँ चला जाएगा, अगली में चला जाएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, 2 और जोड़ते ही जैसे ये हुआ, तो यहाँ अगला जो आएगा ना, 2p6 तक ही होता है, अगला जो आएगा वो इसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अगले में चला जाएगा। तो अधिकतम एक में कितने आ सकते हैं, कम तो आ सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8। एक में कक्ष में कितने होते हैं, 8 हो सकते हैं। फिर अगली कक्षा में चले जाते हैं। इस तरह से ये होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकालते हैं अपन, 2n स्क्वायर से। फिर परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे परमाणु का द्रव्यमान।
परमाणु का द्रव्यमान अपन निकालते हैं, कौन से सूत्र से यूज करते हैं परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए अपन? A बराबर Z प्लस N सूत्र का यूज करते हैं। इसमें A का मतलब होता है द्रव्यमान और Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। जैसे अपन किसका निकालें, किसी का भी एक तत्व का निकालते हैं, जैसे कार्बन का निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितने? 6। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 6। और जितने मतलब ये परमाणु प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। तो अपन मान सकते हैं 6 परमाणु क्रमांक। और न्यूट्रॉन लगभग सेम ही होते हैं, कोई कोई सिचुएशन में ये ज़्यादा कम हो सकते हैं न्यूट्रॉन, जैसे ये 6 न्यूट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया कार्बन का? 12। कितना हो गया? 12। इसी तरह अपन किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का निकालें। ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो परमाणु क्रमांक 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या 8, तो कितना हो गया? 16। द्रव्यमान कितना हो गया? 16। ये क्या है? ये अपन इसका किससे निकाल सकते हैं? A बराबर Z प्लस N से अपन क्या निकाल सकते हैं? परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, या फिर इसको प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो अपन इसको परमाणु क्रमांक भी मान सकते हैं या प्रोटॉन की संख्या भी मान सकते हैं। N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या है इनकी, और इनको जोड़ने से क्या आ जाएगा? अपने पास द्रव्यमान आ जाएगा। कोई से भी अपन कण का, ये तत्व का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फिर अपने पास आता है समस्थानिक और समभारिक। ये क्या होते हैं? समस्थानिक और समभारिक। जैसे हाइड्रोजन और इसमें कैल्शियम और ऑर्गन 40 हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन ये है अपने कुछ एग्जाम्पल्स। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक ये होते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, परमाणु क्रमांक तो सेम मिलेगा, लेकिन इनका द्रव्यमान है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम 3 रूप में होता है, तो एक का तो 1 मिलेगा, एक हाइड्रोजन का 2 मिलेगा और एक का 3 मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ही रहता है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है। इन दोनों का योग ही तो आ रहा था, इन दोनों का योग ही तो द्रव्यमान था। प्रोटॉन बोल दो चाहे परमाणु क्रमांक बोल दो, दोनों में से किसी को भी अपन ले सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, और इसमें क्या है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। पर प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होने से ये समस्थानिक और समभारिक बन जाते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या चेंज नहीं होती है। जैसे क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 है, इसमें क्या हुआ? इनका परमाणु क्रमांक तो सेम है, 17 है, तो इनका क्या? प्रोटॉन तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो तो सेम रहेगी 17, जितने इनके परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी। इसमें कितनी हो गई? 18। इसमें कितनी हो गई? 20। ये हो गए क्या है? इनके कारण जो न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है उसके कारण क्या हो रही है? ये समस्थानिक और समभारिक बन रहे हैं।
किस तरह से निकालते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार, द्रव्यमान भार या परमाणु भार, द्रव्यमान या परमाणु भार वो क्या है, अलग अलग हो। जैसे क्लोरीन एक ही तत्व है लेकिन उसका परमाणु भार यहाँ 37 है और यहाँ पे 35 है। वो किस कारण से, ये न्यूट्रॉन में चेंज के कारण है। फिर आता है समभारिक। इनमें क्या होता है, इनका परमाणु क्रमांक तो अलग होता है, इसका 20 है और इसका 18 है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका जो परमाणु भार है वो सेम हो जाता है। परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार सेम है। जैसे इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, वो भी उसी से निकालते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, 20 है तो 20 रहेगी, और इसमें 18 है तो 18 रहेगी। प्रोटॉनों की संख्या तो, और न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी, इसमें तो 20 ही है लेकिन इसमें कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 22 हो जाएगी। इस तरह से ये समभारिक और समस्थानिक बनते हैं। फिर आता है, बस इतने ही थे, ये था अपना परमाणु। परमाणु क्या है समझ में आया। परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं रहा है, परमाणु में और भी 3 कण पाए जाते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, किस किस ने कौन से मॉडल में क्या कहा था, ये थे अपने परमाणु के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो चलिए ये अपनी क्लास आज की यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।